सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा कर रहे हैं। ठीक है बैठिए। ठीक बस बस थैंक यू। चलिए हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। स्वशासन आंदोलन की उदय हेतु उत्तर उल्लेख करते हुए एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन, तिलक के होम आंदोलन, तिलक के आंदोलन से मिट गया। तिलक के आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? बच्चों देखिए हमने क्या बताया, अभी बताना शुरू किए थे, थोड़ा सा उसमें समस्या आई हुई थी दोबारा से, लेकिन अब हमको लगता है स्ट्रीमिंग ठीक चल रही है, रुक नहीं रही है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। स्वशासन आंदोलन का उल्लेख करते हुए बताइए कि एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन तिलक के आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन ने सीधे पूछा किस प्रकार भिन्न था, इन दोनों के बीच में भिन्नता पूछ रहा। और स्वशासन आंदोलन का उल्लेख करते हुए मतलब कह रहा स्वशासन आंदोलन के बारे में थोड़ा बताते हुए इनकी भिन्नता बताइए कि दोनों में अंतर क्या। अब पहले हम स्वशासन की बात करें, पहले अंडरलाइन करने वाला क्या है, भिन्नता बतानी है किसके किसके बीच। पहले स्वशासन आंदोलन का उल्लेख करना है, पहला चीज हो गया। और भिन्नता कहां बतानी है, किसमें, एनी बेसेंट और तिलक के आंदोलन में। तो दो चीज बतानी है, पहला हम उल्लेख का वो बताना है, का उल्लेख करते हुए बताइए स्वशासन आंदोलन के बारे में आप बताएंगे कि उत्तरदायी कारक क्या क्या रहे थे, और उत्तरदायी कारक को बताने के बाद दोनों के आंदोलन किस प्रकार भिन्न थे, उनके क्षेत्र किस प्रकार भिन्न थे, उनके उद्देश्य किस प्रकार भिन्न थे, इसको आप बताते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों हमने कहा इनको पहले बताएंगे कि स्वशासन का उल्लेख, पहले स्वशासन जानेंगे क्या होता है। तो पहले आप स्वशासन को अपना थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिएगा कि स्वशासन होता क्या है। तो मैंने कहा स्वशासन के बारे में आप बताओगे तो स्वशासन के साथ साथ आपको दो चीजें और स्पष्ट करनी पड़ेंगी। क्या क्या? स्वशासन, स्वराज और पूर्ण स्वराज, इनके बीच में अंतर समझिए। कहने के लिए एक जैसा टर्म लगता है दोनों का। हिंदी में हमने क्या कहा, इतिहास में कई बार हिंदी की चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। जब आप कहेंगे इसमें स्वशासन, स्वराज और एक तरीके पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो इनके तीनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस समझिए। जब बात स्वशासन की हो रही थी तो स्वशासन मतलब हम अपना शासन करेंगे, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए अपनी सरकार के अंतर्गत हम स्वशासन करेंगे। यह मांग हमारी 1914 में जब अंग्रेज लोग, हम क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोग जब हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो शासन करने के क्रम में हम लोगों ने उनसे अपनी मांग रखी थी। अभी हम स्वराज और की बात हो रही, स्वराज वराज की मांग हम रख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां समझिए, फिर आता है एक वर्ड स्वराज। स्वराज का किस आंदोलन में उल्लेख सबसे पहली बार हुआ था, आप लोग को बताए थे। किस आंदोलन में स्वराज का उल्लेख सबसे पहली बार हुआ, किस आंदोलन में अधिकृत रूप से स्वराज का, या और स्पष्ट कर दे रहे हैं, किस आंदोलन का अधिकृत रूप से स्वराज में पहली बार उल्लेख हुआ था, कोई बताएगा? किस आंदोलन का अधिकृत रूप से स्वराज में पहली बार उल्लेख हुआ था? जस्ट अ मिनट, क्लास किसी का ऐप है, ऐप पे देखिए क्लास चल रही है प्रॉपर।
वॉइस ठीक है? सभी बच्चों को वॉइस वॉइस भी क्लियर आ रही होगी? हमने तभी बंद ही कर दिया था। चलिए, हमने क्या कहा? स्वशासन, स्वराज और उसके बारे में कह रहे थे। हमने कहा स्वराज की सबसे पहली बार अधिकृत व्याख्या कहां हुई थी? असहयोग आंदोलन में। और पूर्ण स्वराज की कहां बात हुई थी सबसे पहले? आप लोग सभी बच्चे जो ऑनलाइन हैं, वो ऑनलाइन वाले बच्चे भी थोड़ा सा आप लोग एक बार लिख दिया करिए, हम ऑनलाइन बच्चों का भी कमेंट हम देखते रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमारी क्लास में बैठने से पहले रिवीजन करके आया करिए। केवल एक बच्ची का जो पंजाब से कनेक्टेड है, वो ऑनलाइन ज्वाइन की है, मनप्रीत कौर। उसके अलावा किसी बच्चे का जब हम कहते हैं कि मुझे फ्रेमिंग करके भेज दो, जब मुझे मौका मिलेगा हम देख लेंगे कि कोई बच्चा फ्रेमिंग करके लाता नहीं है। क्लास में पका पकाया उसे चाहिए, बस एक एक चीज होता है कि बना के दे दो यार। हम चिल्लाते रहेंगे आईएएस का एग्जाम नजदीक आए, ऐसे नहीं होता काम। हम 3 क्लास में बहुत प्यार से आप लोग को समझाते हुए आए कि सभी लोग फ्रेमिंग करो करो करो। अगली बार से कॉपी सबकी हम जो भी है हमको व्हाट्सएप पे भेजो, हमको 1 हफ्ते बाद मौका मिलेगा, मैं देखूंगा उसको। हमने कहा केवल एक बच्ची मनप्रीत के अलावा कोई नहीं भेजा कि हमको कोई काम करके दिखा भी रहा हो। और काम के अलावा जब हमने कहा कि जब यहाँ पे काम करोगे तभी फायदा है, हम पढ़ा के निकल जाएंगे कोई मतलब नहीं है। और हम प्रयास बार बार करते हैं आप पीछे की चीजों को जोड़कर पढ़ाएं। रैंडम ऑर्डर में पढ़ाने का मेरी आदत नहीं है। हम जब अब आप लोग इस माना कि क्लास कुछ बीच बीच में डिस्टर्ब हुई है, बट जितना क्लास मैंने कराया उसकी तो कनेक्टिविटी आप लोग रखो। अब हम ये पूछ रहे हैं, इसको पहले बता दिए, गांधी जी को कई बार पढ़ाते हुए बता दिए, स्वराज के बारे में उस दिन भी चर्चा में हमने किया हुआ था। तो सभी लोग कम से कम फ्रेमिंग घर पे भाई 15 मिनट दे दिया करो, 20 मिनट। आप लोग के हित के लिए ही कह रहे हैं, इसलिए कोई बुरा मत मानो, ठीक है ना? मेरी डांट, मेरी बातें बुरी लगती हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी आपसे अगेन हम रहते हैं हमेशा से। लेकिन बस एक बात कह देते हैं, मन पे बार बार लगता है, आप लोग के लिए दिल से यही रहता कि आप लोग अच्छा करके चले जाओ यार यहाँ से, नहीं तो कुछ नहीं रखा हुआ है। आईएएस में जिस दिन सिलेक्शन होगा वही चीज पूछी जाएगी, उसके अलावा हर एक बातें निरर्थक हैं आप लोगों के लिए। आप कहते होंगे सर शुरू नहीं किए, उसके पहले जब कोई चीज दिमाग में आती तो बार बार यही लगता कि यार आप लोग पढ़ के आओ, जवाब आप लोग के सामने से सीधे निकलना चाहिए। तो मैंने कहा पहले इस क्वेश्चन को करें, स्वशासन, स्वराज और पूर्ण स्वराज का अंतर समझेंगे। स्वशासन का आशय अभी जब एनी बेसेंट और तिलक की बात कर रहे हैं तो यहाँ अंग्रेजी शासन के भीतर रहते हुए शासन करने की बात थी। लेकिन जब स्वराज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा खुला रहने दो विक्रम, उसको थोड़ा सा आवाज क्या होगी, गूंजेगी नहीं। जब हम स्वराज की बात करेंगे, हाँ फिर हाँ, स्वराज की बात करेंगे तो यहाँ पे स्वराज का आशय हुआ था एक तरीके से स्वयं के राज से। लेकिन अभी स्वयं का राज पूर्ण स्वयं का राज में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे स्वराज किन किन चीजों में स्वराज चाह रहे थे। अभी भी पूरी तरह सरकार को यहाँ से हटाने का मंतव्य असहयोग आंदोलन में भी नहीं साबित हुआ था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जब छेड़ा गया तो कहा गया अब हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं मानेंगे। उसके पहले वायसराय की कुछ बातें तो वो मान लेते, वायसराय का अंग्रेजी शासन के अंतर्गत चीजें संभाल लेते कि स्वराज कहाँ कहाँ होगा। इनमें अब हमारा कानून बनाने में हमारी भागीदारी होगी। प्रांतीय और केंद्रीय स्तर से एक कदम आगे बढ़ चुके थे। लेकिन जब पूर्ण स्वराज रावी नदी के तट पर खड़े होकर नेहरू ने झंडा फहराया, नेहरू जी ने, तब पूर्ण स्वराज की बात किया और कहा पूर्ण स्वराज से हम कम कुछ भी नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अभी आगे आएगा। अभी हम उसको जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन कराएंगे वहां पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। इतनी देर में तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए, आधे एक घंटे बाद का जो क्वेश्चन आएगा। अभी जब हम स्वराज, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कराएंगे, उस स्वशासन, स्वराज और पूर्ण स्वराज से ही जुड़ी हुई बातें हैं। जो पूर्ण स्वराज का तत्व आया था सबसे पहले कब आया था? वो पूर्ण स्वराज का हमने कहा रावी नदी के तट पर, और रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन, इनमें लाहौर अधिवेशन होने के बाद चीजें आगे बढ़ी थी। और लाहौर अधिवेशन में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की गई थी। पीटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम जो काम करा रहे हैं यहाँ पे, चूंकि क्षेत्र पीटी में भी बहुत क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, तो पीटी की चीजों को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखो। तो लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी हुई थी। और अगर पूछा जाए एक क्वेश्चन पीटी का और पूछा जाएगा आपसे, आप लोग का साइड में जो जगह छुड़वाते हैं वहां हाथ चलते रहना चाहिए। हमने कहा कि कुछ चीजें हैं, इस लाइन में मेरी इंट्यूशन बड़ी सजग रहती है। यूपीएससी का क्वेश्चन आपको वहां पे दर्पण हो जाएंगे। जो बच्चे पीछे क्लास किए बार बार कहते हैं, इस बार का जो क्वेश्चन आया था उसमें 2 क्वेश्चन मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग एज सच क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें मानिए कि कभी बार पीटी में जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपका नमक आंदोलन जब पार्ट ऑफ सविनय अवज्ञा आंदोलन, कितने बच्चे इसमें है कि नहीं था? नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्णता अलग था, एक स्टेटमेंट बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट बनेगा नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन साथ साथ चला था, मतलब नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था, भाग था। कितने बच्चे इन दोनों स्टेटमेंट में किसके साथ जाना पसंद करेंगे कि अलग अलग था, नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों अलग अलग आंदोलन थे, या जो नमक आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था या एक भाग था? बताना चाहेंगे, वो बताएगा। जो कहेगा भाग था उसका पीछे का रीजन बताएगा। हमारे में रटना नहीं है यहाँ क्लास में बैठ के कि पर भाग था, एक के साथ जाने के पीछे यहाँ पे प्रोबो ऐप नहीं है, हाँ या नहीं में जवाब नहीं देना। नहीं के बाद कारण भी बताना, हाँ के बाद कारण भी बताना है, ठीक है ना?
तो इसलिए मौज हम लोग कूल माइंड से पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग ये मत समझिए, कई बार दिल पे कई आप लोग का पीछे जाते देखते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है हमें कि अच्छी थोड़ा तैयारी आप लोग की होगी तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे पढ़ाने का भी कुछ अर्थ निकल रहा। तो ये बताइए कि अगर दोनों पार्ट था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों नहीं था। हाँ, इस क्वेश्चन तुरंत आ रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ बताइएगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है। पॉइंट नहीं, देखिए कई बार जब क्वेश्चन एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछे ना उसको बहुत ध्यान से सुनिए और जहां पहुंचना चाह रहा है वहीं पहुंचाइए। अगर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट नमक आंदोलन था क्यों था, और नहीं था क्यों नहीं था। वो ठीक है, आप उसके पीछे का उद्देश्य मतलब वो बता रहे हैं, उसके पीछे का एक तरीके से क्यों का जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन क्यों का जवाब आप दे रहे हैं उसके थीम से, हम पूछ रहे हैं उसके फैक्ट से। मे बी लास्ट क्लास में मुझे पूरी तरह याद है किसी ने चर्चा किया था, मैंने उसकी चर्चा की थी उससे। आप सोचिए अभी आप पहुंच जाएंगे, हम बता देंगे तो आप समझ जाइएगा। हाँ चलिए हम पहुंचते हैं बच्चों। जब आप लोग थोड़ा गहराई से जब पढ़िएगा, लाहौर हमने क्या कहा, जो भी चीज पढ़िए एक बार बहुत डीपली पढ़ लीजिए, चीजें अपने आप क्लियर होंगी, ईयर याद नहीं करना पड़ेगा। जब हिस्ट्री में कहते हैं इतिहास की कोई चीज रटनी नहीं है, इतिहास की कोई चीज, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक चीज को पढ़ने और हमने कहा चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का भी तरीका बदलता है। 1929 के लाहौर अधिवेशन जब हुआ है तो लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि प्रस्ताव पास ये किया गया कि आगे का हमारी चीजें होंगी कैसे। तो उस प्रस्ताव में ये चीजें डिसाइड की गई कि अब हम सरकार क्या करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी, और सरकार मतलब सॉरी हम लोग जो जो कांग्रेस थी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेगी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो पार्ट होंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला चरण होगा वो नमक आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। सबसे पहले हम वहां से कानून तोड़ने का वो करेंगे। और नमक आंदोलन ही क्यों रखा गया, क्वेश्चन ये भी बनता है, गांधी जी ने क्वेश्चन ऊपर बनेगा नमक को ही क्यों चुना, क्योंकि वो हर एक आम व्यक्ति के चूल्हों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि हर एक घर में नमक तो आता ही, अगर नमक एक बार मैसेज चला गया तो हर एक घर तक उनका मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में लिखित रूप से था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो चरण होंगे। आप लोग साइड में हल्का हल्का चरण वाला पक्ष लिख लिया करिए। पहला चरण क्या होगा, पहला चरण हमारा होगा ना उसका जो है नमक आंदोलन का, और सेकंड होगा संपूर्ण देश में इस अवज्ञा आंदोलन को संपूर्ण देश में हर एक क्षेत्र में फैला देने का। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक क्वेश्चन है, वहां पे डिस्कस करेंगे। स्वराज स्वशासन आया था इसलिए बता दिए थे। अब हम अपने क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं, ठीक है। अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्या कहें, स्वशासन आंदोलन का उल्लेख करते हुए बताइए कि एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन तिलक के आंदोलन पे किस प्रकार दिन था। तो सबसे पहले बच्चों आप स्वशासन को ही बता दीजिएगा, स्वशासन का मतलब क्या था। स्वशासन का आशय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए भी केंद्रीय मतलब केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अपने शासन स्थापित करने की बात थी। और जब एक बार स्वशासन की बात इन्होंने 1914 का जब हमारा आंदोलन हुआ था, तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो जब भारतीयों को शामिल करने की बात आई थी तो अंग्रेजों ने भारतीयों को एक आश्वासन दिया था, उसमें स्वशासन का काफी आश्वासन था। और स्वशासन के आश्वासन के साथ कांग्रेस की एक मांग अपनी और उस समय भी हो चुकी थी कि संविधान बनाने की बात भी चल रही थी। लेकिन बच्चों जब 1919 का अधिनियम आया, 1919 के अधिनियम में जो स्वशासन की बात की गई थी उसके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया। शायद आप लोग को 1919 का अधिनियम पढ़ा होगा तो पता होगा कि वहां भारतीयों केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर चीजें सब्जेक्ट का डिवीजन तो किया, लेकिन इनका पूर्णता शासन नहीं, उसमें अपने मनोनीत प्रतिनिधि और सब चीजों को रखने की जो चीजें नहीं, अपनी पकड़ जो चीजें नहीं, उसी को मजबूत करते रह गए। और उसी को मजबूत करते रहने के क्रम में अंग्रेजों ने एक प्रकार से क्या किया, अंग्रेजों ने एक प्रकार से जितनी चीजें कही थी उतनी चीजें दिया नहीं था, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, एनी बेसेंट जो थी जब प्रांतीय और अब आप लोग इशारा कर दिया करें जो आए गेट थोड़ा सा खुला ही रहने देने के लिए एक सिंगल। तो हमने क्या कहा, केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर क्या, हाँ ठीक है, केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर क्या था, केंद्रीय प्रांतीय स्तर पर अपने शासन की तो बात की, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर शासन देने जब तिलक महोदय को क्या लगा कि इन्होंने तो हमारे साथ पूरी तरह गलत किया है, तो तिलक महोदय अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन एनी बेसेंट महोदय क्या थी, उन्होंने जब होम रूल लीग आंदोलन बनाया था, इसका मतलब होम रूल लीग आंदोलन जब पहले बना तो अपनी चीजें लगातार 1919 तक चलाया, लेकिन 1919 का भारत शासन अधिनियम आने के बाद एनी बेसेंट क्या हुई, संतुष्ट हो गई। और आपको पता होगा एनी बेसेंट का आंदोलन पे अलग हटने का जो मैटर था उसका पीछे बड़ा मैटर ये था, उन्होंने कहा अंग्रेजों से जो मैंने मांगा था मुझे
मिल गया है। ठीक है, इसलिए एनी बेसेंट अपना कदम पीछे खींच ली थी और तिलक महोदय आगे चलाते रहे, लेकिन हमने कहा कि तिलक की भी मृत्यु हो गई थी एक समय आने के बाद, उनका भी आंदोलन, ये जो आपका स्वशासन आंदोलन था जिसे आप एक तरीके से उसमें क्या किया, वो डाउनफॉल हुआ, वो लगभग पूरे भारत से खत्म हो गया। एक क्वेश्चन 2014 या 15 के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया इसी स्वशासन आंदोलन से बच्चों, कि स्वशासन आंदोलन जिसे आप कहते हो होम रूल लीग आंदोलन इंग्लिश में, होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बहुत स्पष्ट चलते रहिएगा, हमने क्या कहा, सिर्फ यहाँ मेन पे चीजें हमें नहीं सीख रहे हैं, जो आएगा जो देखेगा वो पाएगा, जो नहीं देखेगा वो खोएगा, बस इतना समझिए। मेरी क्लास में एक ही स्पष्ट कहते हैं, हमने कहा एक क्वेश्चन इसी स्वशासन से पूछा गया, एक लाइन स्टेटमेंट था कि स्वशासन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कितने बच्चे उसको हाँ या नहीं में कितने बच्चे लगाएंगे, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 2014 से 2016 के बीच का ही, 12 से 16 के बीच का ही क्वेश्चन है यूपीएससी का। लिया था कि नहीं लिया था? क्वेश्चन था कि इसके कार्यकर्ताओं ने, होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, या इसकी संरचना ने, इसके पंपलेट ने, इसके संगठन ने असहयोग आंदोलन को मजबूत करने का काम किया था। बच्चों जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया करे तो छोटा सा दिमाग लगाओ, जहाँ कार्यकर्ता की बात कर रहा और जो कार्यकर्ता स्वशासन या होम रूल लीग के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कभी असहयोग आंदोलन होगा तो उसके लिए भी काम करेंगे। और आपको पता होगा कि जब मृत्यु प्राय हो गई 1919 तक आते आते दोनों की, उधर तिलक मर गए, उधर एनी बेसेंट कदम पीछे खींच ली, तो काम क्या हुआ, इन दोनों के पीछे कदम खींचने और इसकी मृत्यु प्राय होने की दफा में क्या हुआ, अब जो इसके कार्यकर्ता थे असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, उसका जो संगठन बना था गांधी जी ने उसका पूरा यूज किया, क्योंकि अभी असहयोग आंदोलन आने तक कांग्रेस पूरी तरह घर घर तक नहीं पहुंची थी। भले गांधी जी ने उसमें क्या किया था, ग्रामीण और प्रांतीय स्तर पर उन्होंने कमेटियों का गठन तो किया था, लेकिन अभी शुरुआती स्तर पर था, लेकिन गांव-गांव तक अभी असहयोग, चूंकि तो शासन आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर क्या किया था, उसे पूरे दूरस्थ क्षेत्रों तक पूरा फैला दिया था, और उसके स्ट्रक्चर का, उसके पंपलेट्स का, उसके लोगों का गांधी जी ने पूरा यूज असहयोग आंदोलन में किया था। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोगों को नहीं दिक्कत है ना? तो इस स्वशासन आंदोलन का उल्लेख करते हुए बता दें क्या कारण था। ये तो हमने स्वशासन को समझा दिया, यहाँ से बनने वाले पीटीयू क्वेश्चन को समझा दिया। अब डायरेक्ट अपने इस मेन से क्वेश्चन पे आते हैं, जो कहना चाहता है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहला इसका उल्लेख करते हुए थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि क्या किया था इन्होंने, सरकार पर इन्होंने दबाव बनाया था इस आंदोलन की मदद से, कि हमको इस क्या होगा अगर हम दबाव बनाएंगे तो हमें स्वशासन के लिए सरकार मंजूर हो, मतलब एक तरीके से स्वशासन करने देने के लिए कोई विधि या कानून बनाएगी। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने दो मांगे रखी थी, एक तो होम रूल की मांगे रखी थी, स्वशासन की मांगे रखी थी, दूसरा अपना संविधान बनाने की, दोनों को खारिज कर दिया था। इसलिए भी होम रूल लीग आंदोलन छेड़ने की जरूरत पड़ी हुई थी। तो इसके बाद और दूसरा कारण क्या, ये क्या उसमें आप बताएंगे कि इसमें क्या था कि इसके पहले आयरलैंड में वहां पे इस तरीके के कानून, इस तरीके की चीजें अपने अधिकारों के लिए चल चुकी थी, तो उनको लगा जब वो चीजें वहां सफल हो सकती है तो हमारे यहाँ भी सफल हो सकती हैं, इसलिए वहां से उनको प्रेरणा भी मिली थी। कैसे प्रेरणा मिली थी, क्योंकि ये जो आपकी एनी बेसेंट थी ऑलरेडी आयरिश होम रूल से जुड़ी हुई थी आंदोलन की, तो वहां की आंदोलन को यहाँ पे वो लागू करवाने का प्रयास कर रही थी। पहली बार एनी बेसेंट कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ठीक है ना, 17 में बनी थी, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हुआ 16 में, उसके बाद 17 में उसकी अध्यक्ष बनी, और पहली भारतीय महिला जो है कोई थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। अगर पूछा जाए कौन सी पहली भारतीय, नहीं सॉरी, पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीजें हुई। अब एनी बेसेंट महोदया को वहां पे वो मिला था, इसके आधार पर इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है कि इनके आंदोलन में किस प्रकार से भिन्नता थी। तो पहली भिन्नता यही थी कि इनका रीजन वाइज भिन्नता थी। एक का कार्यालय मद्रास में था, किसका, एनी बेसेंट का, होम तिलक का महोदय का, जो हम लिखाएंगे अभी, आप लोग चिंता मत करिए। इनका जो तिलक महोदय का था वो बॉम्बे को आधार बनाकर वो कर रहे थे। इनका क्षेत्र बड़ा था, किसका क्षेत्र बड़ा था? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का क्षेत्र बहुत बड़ा था, और क्योंकि कहते नहीं बॉम्बे और उसको कुछ पार्ट को छोड़कर संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट का होम रूल लीग काम कर रहा था। ठीक है, बॉम्बे वाला जो रीजन था, अगर हम मैप में देखेंगे, आप लोग देखो कुछ बच्चों का, अगर मैप देखेंगे तो ए वाला जो पार्ट था इनका था, और लेफ्ट भारत का जो पार्ट था इसको उन्होंने कवर किया था। किसने कवर किया था? एनी बेसेंट ने कवर किया था। तो इनका आंदोलन बड़ा तो था, लोग ज्यादा थे, लेकिन संगठित ज्यादा तिलक महोदय का था।
कम क्षेत्र में था लेकिन संगठित बहुत ज्यादा था। तो अगर आप एक अंतर ये भी लिखेंगे, पहला अंतर क्या लिखेंगे भाई, क्षेत्रों को लेकर अंतर लिख देंगे। दूसरा कहेंगे लोग ज्यादा थे लेकिन इनका संगठित, इनका आंदोलन था। तीसरा क्या था, भाफाई और स्वराज की मांग, भाफाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा का प्रचार, एनी बेसेंट का उसमें था। तीन चीजें, एक तो भाफाई आधार पर शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वशासन की बात दोनों लोग कर रहे हैं, और शिक्षा के प्रचार की, और उसके आधार पर प्रांत जो हो भाफाई आधार पर हो। अब देखिए यहां भी चीजें आ रही हैं। हमने क्या कहा, दो जगह पे अगर पूछा जाएगा मांग कहां कहां पे हुई है, तो अगला एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि भाफा के आधार पर प्रांतों की जो मांग हुई थी, वो मांग उठी थी होम रूल लीग आंदोलन से ही। एक चीज और देखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि हमने भाफा का क्वेश्चन जो पीटी के बच्चे आ रहे हैं उनको मैंने काफी कुछ कराया है भाफा के आधार पर, सारी कमेटियों की सारी सिफारिशें मैंने बताई हैं उनको। और मैंने एक चीज बताया था कि पहली बार इसकी झलक कहां मिलती है, गांधी जी के ग्रामीण और प्रांतीय जो उन्होंने कमेटियां गठित की हैं वहां पे झलक तो मिलती है, लेकिन मांग की झलक कहां मिलती है, तो एनी बेसेंट के होम रूलिंग आंदोलन पे इसकी मांग उठती है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई सॉरी, भापाई आधार पर जो प्रांतों की मांग किया था उसको तिलक ने किया था। ठीक है, तिलक का जो बंबई वाला पार्ट था उसकी मांग वो कर रहे थे, क्योंकि मद्रास थी वो भापाई आधार पर नहीं, क्योंकि भापा को लेकर तिलक जी बहुत होते। एक चीज को कंफ्यूजन है हुआ था, भाषा वाला जो मैटर आएगा उसको तिलक में जोड़िएगा। ठीक है ना, एनी बेसेंट का नहीं था, तिलक का था। और चीजें सेम है कि इनका जो क्षेत्र था तिलक महोदय का यही था। ठीक है, इनका क्षेत्र बड़ा था, तिलक का जो होम रूल लीग था वो ज्यादा संगठित था, और भाषाई आधार पर जो प्रांतों की मांग उसको तिलक के होम रूल लीग ने किया था। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है किस प्रकार भिन्नता था, इतना ही पूछ रहा है। इतने के बाद आप बताइएगा कि होम रूल लीग आंदोलन जो 1919 में भले ये समाप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर इसने असहयोग आंदोलन तथा देश के अन्य आंदोलनों को क्या किया था, उसके लिए एक ऊर्जा का काम किया था, उसके लिए एक बेस का काम किया था, उसके लिए एक आधार का काम किया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को, स्वशासन, स्वराज, होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट, तिलक, किसी में कोई समस्या, कोई समस्या? हम लोग लिखना शुरू करें, चलिए पहला हम लोग लिखते हैं, सब शुरू करते हैं। तो भाषा वाला एक वो रखिएगा, भाषा तिलक वाले में थी, तिलक का उसने किया था। चलिए हम लोग पहले इसको इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिखना शुरू करिए। यहां स्वराज का आशय, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए रहते हुए केंद्रीय व प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय व प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी शासन व प्रशासन की स्थापना करना था। ठीक है, स्थापना करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की अपेक्षा को धक्का पहुंचाया। अतः, ठीक है, अगले पे चलते हैं। अतः एनी बेसेंट व तिलक
तथा एस सुब्रमण्यम ने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दोनों चीज शामिल हो गया हमारा। इंट्रोडक्शन के जो पहले उसमें देखिए क्या था, पहले उल्लेख करते हुए आंदोलन का उल्लेख, तो हमने सौपापन को एक लाइन में स्पष्ट कर दिया। उसके बाद उसका उल्लेख हमने क्या किया कि भारतीयों की अपेक्षा थी, चूंकि उसको ठुकराया था, इसलिए इसकी स्थापना का आधार बना था। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग पहले हेडिंग पे आते हैं, स्वशासन। पहली हेडिंग आइए, स्वशासन आंदोलन हेतु उत्तरदायी कारक। ठीक है बच्चों, पापान आंदोलन उत्तरदायी कारक, आप लोग यहां ध्यान रखिए, उत्तरदायी कारक। जितने क्वेश्चन पीटी वाले हैं अगर हम पूछेंगे आगे, आप लोग बता ले जाएंगे ना, कॉपी में रिवाइज करके आएंगे आप लोग हमेशा क्लास में। ठीक है, कि आप लोग को ये ना लगे फिर पीटी भी हमारा नजदीक आ रहा है और हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। पीटी की भी चीजें साथ साथ चलेंगी, मेरी चीजों को बार बार आप वो करके देखिए कि मेंस के साथ पीटी को कवर करिए, अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। लिखिए पहला पॉइंट, राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि यदि होम रूल आंदोलन चलाया जाता है तो इससे सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर मार्ले मिंटो सुधार आने के बाद फिर मार्ले मिंटो सुधार के वास्तविक स्वरूप लिख दीजिए। फिर मार्ले मिंटो सुधार के वास्तविक स्वरूप के सामने आने के बाद नरम पंथियों का भी भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, हो गया पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा,
फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक तो बड़े स्तर पर, एक तो बड़े स्तर पर भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया तथा, एक तो प्रयोग किया गया तथा, हाँ बंद कर दीजिए, किया गया तथा, खिड़की को भी आवाज नहीं करती। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक तो बड़े स्तर पर भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया तथा भारतीयों पर कर बढ़ा दिए गए। परिणाम रातों रात कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे स्वशासन आंदोलन अवश्यंभावी हो गया। ठीक है बच्चों। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक तो बड़े स्तर पर भारतीय संसाधनों का प्रयोग किया गया तथा भारतीयों पर कर बढ़ा दिए गए। परिणाम रातों रात कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे स्वशासन आंदोलन असंभावी हो गया। मतलब क्या था बच्चों, एक तो प्रथम विश्व युद्ध आया और आप जानते हैं विश्व युद्ध के दौरान अधिकतर संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अब अधिकतर संसाधनों की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो संसाधनों का क्या करेंगे, अधिकतर संसाधनों की यूज के लिए एक तो भारतीय संसाधन यूज हो रहा। अब भारतीय संसाधन यूज करने के साथ साथ पैसे की भरपाई करनी है, तो कर की दर बढ़ाएंगे, और कर की दर जब बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो लोग क्या कहेंगे, भाई जो इसका शासन तो बुरा शासन है, हमको अपना शासन जरूरत है कि इनके शासन में हम तो महंगाई की मार झेल रहे हैं। आप लोग सत्ता परिवर्तन कर देते हो। जब आज भी महंगाई क्या होता है, चुनाव का मुद्दा बनता है, आप कहते हो भाई ये सरकार खराब है क्योंकि तो महंगाई रातों रात इतनी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही। हालांकि सरकार ने अभी आज ही अनाउंस कर दिया कि आगे 5 साल तक सभी लोगों को, देश की 81 करोड़ जनता को क्या होगा, अनाज मुफ्त मिलेगा। तो ठीक है ना, अभी तो एक कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं महंगाई को। तो चलिए अभी हम यहीं पे रहते हैं, करंट पे नहीं जाते हैं। तो हमने क्या किया कि परिणाम रातों रात आसमान छूने लगे और लोक स्वशासन अब इसको अवश्यंभावी मानने लगे। अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, 1914 में तिलक अंग्रेजी कैद से आजाद हुए। वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु किसी सुअवसर की तलाश में थे। अतः अब वे अहिंसात्मक रूप से, बड़ी बात है ये, अहिंसात्मक रूप से आयरिश होम रूल
आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर भारत में होम रूल आंदोलन चलाने की वकालत करने लगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें देखिए क्या है कि 1914 में तिलक आजाद हुए कैद से, और आयरिश होम रूल लीग, आयरिश में आयरलैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चला था 1873 में चला था। आप ध्यान रखिए, वहां पे जब आंदोलन चला तो वहां पे बताया कि अहिंसात्मक आंदोलन था, और अहिंसा के माध्यम से उन लोगों ने क्या किया, अहिंसा के माध्यम से उन लोगों ने एक तरीके से अपना होम रूल लीग का जो उनका मांगे थी वो मनवाया था, और होम रूल लीग की आंदोलन की जो मांगे थी वो मनवा ले गए। तो भारत में भी हुआ कि भाई भारत का भी जो है, भारत में अगर होम रूल लीग आंदोलन हम लोग चलाएं तो उसकी तरीके पे यहां भी वो चीजें सफल हो जाएंगी। ठीक है ना। आगे हम लोग लिखते हैं अगला लास्ट पॉइंट इसका, फिर एनी बेसेंट, देखिए बात एनी बेसेंट और तिलक की हो रही है, इसलिए दोनों का एक एक पॉइंट देना, उल्लेख करना आवश्यक है हमारा, उसमें किस आधार पर आगे बढ़ाया गया था, चलाया गया था, इसलिए दोनों के एक एक पॉइंट हम इसमें लिख के जरूर दे रहे हैं कि इसका जो उत्तरदायी कारक में, और बाद में इनकी तुलना हम कराएंगे। अब एक उनका बताया था तो एक एनी बेसेंट का बताना है। फिर एनी बेसेंट जो स्वयं ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, लिखते समय उत्तरदायी कारक में चाहते छोड़ देते, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जो होती है स्पेशली यही आपको सीखना है कि हमें किन पॉइंटों को ज्यादा वरीयता देनी है। ठीक है ना, हमने एक तिलक और एक इनके पॉइंट को हमने वरीयता दे दी, और सारे पॉइंटों को जो एक दो पॉइंट्स बताए उसको हमने पीछे इसलिए छोड़ा, हमने कहा कि क्योंकि दोनों के अंतर पूछ रहा है तो उल्लेख में भी जब इस आंदोलन के अस्तित्व में आने का भी इन दोनों के बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना, तो तिलक का मैंने बता दिया, अब एनी बेसेंट का एक पॉइंट बता देते हैं, लिखिए। फिर एनी बेसेंट जो स्वयं आयरलैंड की थियोसोफिस्ट थी, थियोसोफिकल आंदोलन था कहा जाता है, थियोसोफिस्ट थी, जो थियोसोफिस्ट थी इन्होंने आयरिश की तर्ज पर भारत में, आयरिश की तर्ज पर भारत में स्वशासन आंदोलन चलाने की, स्वशासन आंदोलन चलाने की मुहिम को तिलक के साथ, मुहिम को तिलक के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। ठीक है, के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। आगे चलिए, ठीक है, यहां तक हो गया, हमने उल्लेख कर दिया आने का। अब इन दोनों के बीच के अंतर का उल्लेख हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लिख लिया था विकास आपने, तिलक जी एवं एनी बेसेंट के होम रूल, हेडिंग डालिए, होम रूल आंदोलन में अंतर। ठीक है, पहला अंतर, पहला अंतर लिखिए, तिलक ने क्या किया था, आयरलैंड, आयरिश बोलते हैं, जैसे कहते हैं इंडियन, इंडिया को इंडियन, इंडियन लोग आयरिश लोग, आयरलैंड के लोग को आयरिश। ठीक है ना, इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना
अप्रैल 1916 में की। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया था, इनके इनके होम रूल लीग आंदोलन का क्या नाम था, इनके होम ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में, सेकंड में चेन्नई लिख लीजिएगा, मद्रास में की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखिए इन्होंने नाम ही, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, कल को पूछेगा क्वेश्चन, वैसे ही पूछ लिया प्री में तो पूछता ही है भाई इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की, आपने तिलक लगा दिया, यानी बेफेंड का भी दिया रहेगा। यानी बेफेंड का नाम क्या था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है ना, ऑल इंडिया मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो इन्होंने इनका अप्रैल में हो जा रहा है, उनका हो रहा है सितंबर में, आप ये देखिए उनके बाद स्थापना कर रहे हैं। इसका मतलब जो रेस्ट आप पार्ट होगा, याद करने का तरीका, इसके पीछे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए, कैसे याद रखेंगे, दोनों का नाम आ जाए, कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे। हमने क्या क्या कहा, पहले अप्रैल में इनकी स्थापना कर दें तिलक महोदय, और तिलक महोदय का जो बॉम्बे और इसका मतलब पूरा और बॉम्बे वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे था, और उसके बाद इनका जो बचा था इन्होंने लिख दिया कि रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो बचा हुआ है ऑल इंडिया, मतलब हमारा पूरे भारत में फैलेगा, तो इन्होंने नाम क्या दिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग, मतलब पूरे भारत का लीग है, केवल कुछ प्रांतों का लीग नहीं, तिलक को छोड़कर। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने रखा है, तो इससे भी आपको याद रहेगा, और दोनों का काल भी याद रहेगा, पहले अप्रैल में उनका हुआ है, उसके 3-4 महीने बाद इनका हुआ है सितंबर में, कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा पॉइंट लिखिए, पूना लीग का मुख्यालय था, पूना लीग का मुख्यालय था, 6 शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत व बरार में खोली गई। मध्य प्रांत मतलब क्या है, एमपी, खोली गई। उसके बाद उनके में लिखिए, मद्रास के अतिरिक्त, मद्रास के साथ लगभग 200 शाखाएं पूरे भारत में खोली गई। कोई दिक्कत नहीं, खोली गई। इनके में लिखिए, अब बड़ा देखिए ना, 200 लगभग शाखाएं हैं, इनकी लगभग 6 शाखाएं, इसका मतलब आप क्षेत्र का अंतर देख सकते हैं। अब जब क्षेत्र में 6 ही शाखाएं खोले तो ज्यादा संगठित तो उन्हीं के रहेंगे, क्योंकि उस पर निगरानी कर पाएंगे। उन्होंने 200 खोल दिया तो जाहिर सी बात है 200 उस पर निगाह रखना, निगरानी रखना थोड़ा सा कठिन होगा कि उसका चलाना। इसलिए कहा जाता है कि इनकी शाखाएं भले कम थी लेकिन संगठित ज्यादा तिलक का ही था। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट जोड़ के पढ़ा करिए। अगला आगे लिखिए, स्वराज की मांग, भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग। जी, स्वशासन आंदोलन चलाए, इस स्वराज की बात हमेशा करते थे, एक कदम आगे इनका विचार रहता। तिलक के बारे में हमने कहा 1905 से ही स्वराज की बात करने लगे थे, तो बात तो स्वशासन आंदोलन बना ही रहे हैं, होम रूल लीग आंदोलन कह रहे हैं। तो इनके लिए हमने क्या कहा, वहां पे अंतर बड़ा बेसिक हो जाता है, इसलिए हम पहले समझाए कि स्वशासन स्वराज में अंतर बताइए। स्वराज मतलब मेरा ही शासन हर जगह, ठीक है ना, हर चीज में। और स्वशासन में एक थोड़ा सा उसके लिए स्पेस छूट जाता है, इंग्लिश में जाएंगे अंतर नहीं रहेगा। वहां स्वराज मतलब होम रूल, वहां पे दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि इतिहास में कभी बार हिंदी के वर्ड्स क्या होते हैं, बड़ा बेसिक डिफरेंस को लाके सामने रखते हैं, और सामने लाके उनके उस अंतर को समझ जाइए कि जब उनकी मांग हो रही है। हमने इसलिए पहली लाइन ये चीज क्लियर की शुरुआत में ही। तो यहाँ स्वराज की बात करें, क्योंकि इन्होंने 1905 से स्वराज की बात करना शुरू कर दिया था।
और स्वराज को लेकर जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि किसी भी अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने सबसे पहले रखा था, तिलक नहीं रखा था, लेकिन अधिकृत रूप से जो हुआ था वो हमारा असहयोग आंदोलन में हुआ था। और पहली बार पूर्ण स्वराज की जो बात हुई थी सबने, या कह सकते हैं लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना, तो बेसिक छोटा सा अंतर इनका है। तो स्वराज की मांग भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग, ठीक है, तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रसार प्रचार, लीग की मुख्य मांग थी। ठीक है, इनके में लिखिए स्वशासन, राजनीतिक जागरण, आदि इनकी मुख्य मांगों में शामिल थी। ठीक है बच्चों, शामिल थी। ठीक है, इनके में एक अंतर और लिख लीजिए, दोनों का अंतर में शामिल हो जाएगा। बेसेंट का लीग संगठनात्मक रूप से संगठनात्मक सुदृढ़ता के मानक पे, ऐसे लिखिए सुदृढ़ता के मानक पर तिलक से कमजोर थी, परंतु इनकी संख्या तिलक के लीग से ज्यादा थी। तिलक के लीग से ज्यादा थी। ठीक है, जो संख्या थी वो ज्यादा थी, चाहे वो उनके उसके रूप में प्रांत जो उनका संगठन वो बना था इनमें मुख्य उसके सॉरी शाखाओं के रूप में, या कह सकते हैं उन लोगों के रूप में, दोनों में ज्यादा थी। ये अंतर हो जाएगा आप लोग को, सारे अंतर लिख लेंगे। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखे हम लोग इस प्रश्न का, कंक्लूजन लिखिए। हालांकि दोनों लीग भले ही अलग नामों पे या अलग क्षेत्रों में सक्रिय थी, परंतु दोनों में विभेद की जगह सामंजस्य का पक्ष प्रभावी था। यह आंदोलन भले ही अपने भले ही 19 भले ही 1919 तक अपने अपूर्ण
उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ निष्क्रिय हो गया, हो परंतु इसने आगे आने वाले असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए आधार का काम किया। ठीक है ना, आधार का काम किया एवं स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, एवं स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दशा व दिशा प्रदान किया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग जो देख रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है फैलियन जी, मानिक जी, चलते हैं हम लोग आगे। अगला नहीं नहीं, पहले का कमेंट है, अभी का कमेंट तो बिल्कुल ठीक है। पहले का कमेंट आया हुआ था, अभी का तो ठीक। आप लोग बीच बीच में चेक कर लिया करिए। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलते हैं प्रश्न। अब प्रयास करते हैं कि तारतम्यता ना टूटे। ठीक है, क्लास तो कराएं ही, रिकॉर्ड होता रहेगा तो क्लास कराते रहेंगे, तारतम्यता ना टूटे। तारतम्यता टूट जाने पे थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि बच्चों का मन भी होता है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, भूल जाते हैं। आप लोग के पास ऑनलाइन का एक्सेस तो रहता ही है, उस पर कम से कम जो चीज़ें करा दी गई हैं उसको ही तब तक करने का प्रयास किया करिए। ठीक है, लाइफ में एक्सक्यूज देने के लिए बहुत होता है, क्योंकि मन एक्सक्यूज बहुत मांगता है। उसको दिमाग को देंगे वो तो बताता रहेगा भाई हाँ ये नहीं है। ठीक है ना, अभावों को पहले सामने लाता है, संपादनों का अभाव पहले लेके आएगा सामने। इससे क्या करेगा, मन को सांत्वना मिलता है कि हमारा संपादन का अभाव था, इसलिए हमने ऐसा ओके लिया। तो संपादन के अभाव कभी किसी को रोके नहीं है, किसी की मंजिल नहीं रुकी संपादनों के अभाव में। अगर उसके अंदर कुछ पाने की जिद है, कुछ पाने का, कुछ करने का वो है। हमने क्या कहा बार बार कि चीज़ों को तो आप करते रहिए, लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, उस सब चीज़ों के बिल्कुल मतलब मत रखिए, अपनी चीज़ों पर केंद्रित रहिए। सफलता आपको तभी आसानी से मिल पाएगी, क्योंकि डिसिप्लिन और डेडिकेशन, हमने क्या कहा, हर एक चीज़ें व्यर्थ हैं। बस आप अपने लक्ष्य को विशेष ध्यान रखिए, प्राथमिकता में लक्ष्य रखिए। कई बार प्राथमिकताएं क्या करती हैं, जीवन के जो आपकी जो चीज़ें हैं उसको आसान बना देती है। किसी बच्चे के स्टेटस पे ही लगा था या आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है इस लाइन को, कि प्राथमिकताएं क्या होती हैं, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक आसानी का काम करती हैं। और हम ये चीज़ बार बार कहते हैं, अपनी प्रायोरिटी आपको करिए। जब प्रायोरिटी आप अपनी कर लेते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं होती हैं, फिर वही प्राथमिकताएं पूरे दिन को डिसाइड करते हैं कि आज दिन की प्राथमिकता आपकी क्या थी, पहले क्या काम आपके लिए जीवन में था, उसको करने के बाद ही दूसरा काम करेंगे। और चीज़ें निष्क्रिय हैं हमारे लाइफ में, ठीक है ना। और इसलिए हमने बार बार आपसे कहा कि अपना डेडिकेशन बना के रखिए यार। जो बताते रहते हैं तो आप लोग को, इसलिए हम पीटी की चीज़ें बताते चलते हैं क्या क्या यहाँ पे बनेगा। मेन से क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी करा ही रहे हैं। अब यहाँ पे बनने वाले जो इससे अन्य क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्वशासन आंदोलन, इससे बनने वाले अन्य क्वेश्चन। और जितने बच्चे ये ऑनलाइन भी कनेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जितने बच्चे भी ऑनलाइन कनेक्ट हैं, जो ऑफलाइन है या जो बाद में देखेंगे, काफी बच्चे बाद में क्लास को देखते हैं,
और जितने हैं, जो जितने क्वेश्चन मैंने फ्रेमिंग करवाया है बाद में, हर एक क्वेश्चन के बाद जैसे अब कराने चल रहे हैं, तो 5 या 7 मिनट 10 मिनट तक तो फ्रेमिंग चलेगी। अभी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इन 2-3 क्वेश्चनों कम से कम इसी को जाके देख के आप लोग अगर टाइम रहा करें, जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जिनको यूपीएससी देना है इस साल, वो अभी दिसंबर तक अपनी मेंस की तैयारी जारी रखें। तो जो बाद में 10-15 मिनट की जो फ्रेमिंग कराते हैं, उसके क्वेश्चन को जाके हम क्या बोल रहे हैं देख के खुद फ्रेम कर लिया करिए आप लोग। उससे फायदा क्या होगा कि आप लोग जो यूपीएससी देने जा रहे हैं उनको वो बहुत हेल्प होगा। और हमने क्या बताया कि यहाँ पे आपके पीटी के क्वेश्चन कई मिल जाएंगे। ना विश्वास हो तो आप लोग पीटी देके आइएगा, फिर हम दिखा देंगे। देखिए जो मेंस का हमने जहाँ पे कराया था, वहाँ पे पीटी के क्वेश्चन क्या बने हुए हैं, वहाँ के कॉन्सेप्ट पे पीटी क्वेश्चन क्या बने हैं। लोग कहते तो है मॉडर्न इंडिया और पॉलिटी की जर्नी आसान है, क्योंकि उस तरीके से पढ़ाई कीजिए तब तो आसान है। आसान तो सबको लगता है, पेपर के दिन ही कठिन हो जाती है चीजें, ये होता है भाई। उसके पहले पूछिए सबसे आसान तरीका क्या याद है, कहेंगे मॉडर्न इंडिया, और फिर पॉलिटी, वहां जाके गलत करके आते हैं। तो पूछो भाई गलत कैसे हो गया, अरे इस बार यूपीएससी ने बदल दिया। आज तक कोई एक साल का ऐसा बताइए जिस साल कहा गया हो यूपीएससी पिछले पैटर्न पे चीजें ले आई। चीजों को देखने का नजरिया है, सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन हर साल आप जो निकलती है पूरी भीड़, आज इस बार तो यूपीएससी ने सबसे टफ पेपर बना दिया। आज तक एक भी साल ऐसा नहीं है जिस साल लोगों ने कहा अब तक का सबसे आसान यूपीएससी ने पेपर बनाया है। उसके पास तो नया करने के लिए हमेशा स्कोप है, नया करेगा ही। तो आप लोग अपने पढ़ने का तरीका ऐसे बनाइए ना, तुम पूछो कुछ भी, हम बताएंगे सब कुछ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन इस पे बन जाएगा तो शासन आंदोलन, स्वशासन आंदोलन आगे आने वाले सभी आंदोलनों के लिए आधार का कार्य के लिए आधार का कार्य किया। इसमें तिलक व एनी बेसेंट की भूमिका प्रमुख रही थी। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करें। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, पहली बात तो स्वशासन आंदोलन, एक लाइन में सभी लोग स्वशासन की परिभाषा के साथ अपनी चीजों को शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, टैकल करने का तरीका, पहली बात टिप्पणी करना है। तो चलिए अपनी चीज हम टिप्पणी करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या, स्वशासन आंदोलन आगे आने वाले सभी आंदोलनों के लिए आधार का कार्य किया। पहले स्वशासन आंदोलन क्लियर कीजिए, स्वशासन आंदोलन के प्रमुख तत्व क्लियर कीजिए, क्या क्या इनका प्रमुख तत्व क्या क्या था। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस लिखवा रखा है, तो उसको, उस डिफरेंस को पहली बात तो यहाँ पे अपना पॉइंट बना लीजिए। पहला कि स्वशासन आंदोलन था क्या, उसके बाद आगे आने वाले सभी आंदोलनों के लिए उसने एक आधार का काम किया। तो आधार का काम मतलब आगे आने वाले आंदोलनों में जिन चीजों की मांग हुई थी उसका यहाँ पे किस प्रकार से सबसे पहले यहाँ वो चीजें उठाई गई थी। तो मैंने आपको तिलक के बारे में बताया कि भाषाई आधार पर, मातृभाषा की शिक्षा के आधार पर और स्वशासन की बात कर रहे थे। तो आगे आने वाला चाहे स्वराज की बात करें चाहे पूर्ण स्वराज की, वहां भी स्वशासन का ही अगला स्वरूप या कहते हैं स्वशासन की ही मांग चल रही है। तो उसके लिए पहला आधार हो गया, ठीक है ना। ये आप बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, आप समझ रहे हैं हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले स्वशासन आंदोलन को क्लियर करना है, इसके प्रमुख तत्वों को क्लियर करना है। दूसरी बात, इसमें भागीदारी की, इसमें संगठन स्तर, संगठनात्मक स्तर पर काम किया गया। तिलक महोदय ने उन 6 शाखाएं अपनी खोली हैं, कहां पे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में और बरार में, यहाँ 6 अपनी शाखाएं खोली और रेस्ट ऑफ इंडिया में लगभग 200 शाखाएं बेफेंड ने खोली। तो उसके जो संगठन जो तैयार हुए थे उसने आगे वाले आंदोलनों के लिए एक संगठन का काम कर दिया। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें। तीसरा पॉइंट बनाइए कि उनकी जो मांगे थी, उनका जो तरीका था पंपलेट के माध्यम से चीजें पहुंचाना, वक्तव्य और भाषण से आगे बढ़कर उन्होंने लिखित रूप से अखबारों का उन्होंने रास्ता अपनाया था। तीसरा यह था कि आगे आने वाले आंदोलनों में पंपलेट और इसका सहारा आगे लिया गया, ठीक है। चौथा क्या था कि आईरिफ जो ऑल इंडिया होम रूल लीग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, एनी बेसेंट महोदया कर रही हैं। तो महिलाओं को एक प्रकार से नेतृत्व देने की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ से। उसी के बाद तो भाई फोला में भले कांग्रेस की बन रही, लेकिन पहली बार किसी आंदोलन का नेतृत्व संभाल रही है। तो आगे वाले आंदोलनों में महिला नेतृत्व के जो सामने आने का आधार यहाँ तैयार कर दिया। चौथा पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। पांचवा पॉइंट बताइए कि एक प्रकार से क्या हुआ, एक ही आंदोलन
तरीका एक ही है लेकिन दो लोग हैं, एनी बेसेंट हैं और आपके कौन है ये जो है तिलक महोदय हैं। ये दो लोगों का क्या है, तरीका अपना अलग है, मतलब एक ही आंदोलन, लक्ष्य एक, दो तरीकों से। इसका मतलब विविध विचार रखने वाले भी लोग किसी एक आंदोलन में एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसका आधार ये आंदोलन बता रहा। 5 पॉइंट बता दीजिए, ऐसे 9-4 पॉइंट लिख के आइए। क्वेश्चन जब आपकी कॉपी पढ़ेगा तो उसको लगेगा बच्चे का आधार, इसका मतलब मजबूत है, जहां तक कोई सारी चीजें तो यहीं पे निकल के आ रही हैं। उसके बाद इसमें प्रमुख भूमिका तिलक और बेफिन की रही थी, जो तुलना वाला हमने पॉइंट बता दिया, प्रमुख भूमिका के रूप में आप बता दीजिए कि इन्होंने प्रमुख भूमिका में, चूंकि इन चीजों को शुरू करने में तिलक महोदय का ये रोल था, इनका महोदय था, इन्होंने अपनी ये शाखाएं खोली थी, ये करके वो पूरा आप बताते हुए चले जाएंगे। इसमें इनका जो अंतर वाला पॉइंट है क्वेश्चन कर लेंगे। पहला पॉइंट थोड़ा अच्छा है, उसको 5 पॉइंट आप लोग बता ले जाओगे कि 5 पॉइंट मैंने किसका पक्ष लिया। अब आप लोग कॉपी पे थोड़ा सा हाथ चलाते रहा करिए, कई बार हम बताते तो हैं साथ में, क्वेश्चन भी यही आपके सामने बनाते हैं, उसका आंसर भी यही बनाते हैं, तो इसलिए पॉइंट जब लिखा करें, जो पॉइंट बता दिया करें, आप रिमाइंड करके जो आपके पास वीडियो रहेगी देख लीजिएगा, हालांकि 5 पॉइंट रहेंगे। हाँ अच्छा, दोबारा से बता दें, दोबारा हमको पहुंचना पड़ेगा, पता कोई नया पॉइंट भी निकल आए और पुराने पॉइंट को जो रहेंगे तो रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग पूरी एनर्जी में रहा करिए भाई। आप लोग तो जैसे मतलब आज 1-2 दिन के बाद कल क्लास आप लोग की तो थी, टेस्ट था और आप कल क्लास चली नहीं थी, उसके बाद सभी लोग के चेहरे पे देखते हैं एनर्जी गायब रहती है। हमने कहा ऑफलाइन में कम से कम आप लोग सामने रहते तो आपकी एनर्जी समझ में आती है देखने में। आप लोग एनर्जेटिक रहा करो, एनर्जेटिक रहोगे तो ज्यादा कुछ सीख पाओगे। इस समय मौसम भी अच्छा है, कोई वैसा भी नहीं कि ठंडी का गर्मी है उसमें, तो जितना एनर्जेटिक रहोगे उतनी ज्यादा चीजें सीख पाओगे। और हमने कहा एनर्जी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, उसमें आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका, सब कुछ खेल एनर्जी का ही है। इसलिए फुल एनर्जेटिक जब तक पढ़िए, जब तक जो काम करिए पूरे मनोयोग से करिए, नहीं तो मत करिए। एक ही दिमाग में एक ही अपना एक आधार बना लीजिए, जो काम जब बैठेंगे उसको पूरे मनोयोग से करेंगे। वो अपने आप में सबसे बड़ा मेडिटेशन खुद ही है कि जो काम आप जब बैठते हो तो पूरे मनोयोग से करते हो, वो भी एक मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन को कहा जाता है छोटी छोटी चीजों को मेडिटेशन का अपने पार्ट बनाओ। जो चीजें जब करो पूरे मनोयोग से करो, नहीं तो मत करो। नहीं क्लास करने का मन करा छुट्टी पे चले जाओ। आधे लोग तो वैसे पर्यटक की भूमिका में आते हैं, 2 दिन में 1 दिन आएंगे, 2 दिन छुट्टी मार के घर बैठेंगे। बैठो भाई, हमारा क्या लेके जाओगे, आज नहीं समझ में आएगा। जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब तुम्हें अगर जिस दिन सीरियस तरीके से एग्जाम दोगे तब समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे थे, ये सर बता क्या रहे थे हमें। ये चीज हम कहते हैं मेरे जीवन का एक्सपीरियंस टीचिंग का बहुत ज्यादा तो नहीं है, जो अपना 3-4 साल का 3 साल का 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उतना ही एक्सपीरियंस है इधर का। लेकिन 4 साल के एक्सपीरियंस में इतना तो कह सकते हैं कि एग्जाम को देने का और एग्जाम के हर एक पहलू से गुजरने का तो एक्सपीरियंस मुझे है, जो कि एक सम्मानीय टीचर और बड़े टीचरों को नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा कि मैं कॉपियों के रिव्यू से भी गुजरा हूँ, कॉपियों के चेक से भी गुजरा हूँ, और इस पिछले आने वाले जो रिसेंट जो जर्नी रही है उसमें एग्जाम देने से भी गुजरे हैं। तो हम कहते हैं टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, सारे सम्मानीय टीचर होते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें बताते हैं ना, ये हम वही बता सकता है कि पैर में जूता कहाँ काटता है, जो पहनता है। तो ये फिर इस जो चीज़ बता रहे हैं आज समझ लो। जिस समय आप लोग पूरे मनोयोग से जब अपनी जर्नी को जियोगे, इस लाइन को जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जब एग्जाम देने बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तब मेरी याद आएगी। वो जो लाइन कही गई मेरी याद आई मेरे जाने के बाद, तो जाने के बाद ही याद आएगी, ठीक है ना। बट तब तक ऐसा ना हो कि अब पछताए हो क्या कि चुड़िया चुग गई खेत। तो जो कर रहा, जो जा रहा, जहाँ जाने दो। हमने कहा अगर एक बच्चा, जब हम क्लास शुरू किए, अभी ऑफलाइन वाले में आप लोग सब आना शुरू किए, पहले एक भी नहीं आया था, हम शुरू कर दिए थे अपने टाइम से, नहीं हुआ। आखिर आप ही लोग का हुआ कि 15-20 मिनट बाद क्लास दोबारा शुरू करनी पड़ी मुझे। एक बच्चा भी बैठेगा, पढ़ाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, मुझे संतुष्टि होगी कि जब आएंगे मनोयोग से पढ़ाएंगे आप लोग को। आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में मैंने पहला पॉइंट, भाई आप पूछ रहे हैं कि 5 पॉइंट मैंने बताया था, आप लोग खुद रिकॉल कराइएगा। पहला पॉइंट मैंने ही बताया कि यह आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जो इसकी जो मांगे थी स्वशासन की, वो पहली बार स्वशासन की मांगे सामने आ रही हैं, और स्वशासन की मांगे पहली बार अधिकृत रूप से सामने आई थी, जो आगे सभी आंदोलनों का भाग बनी थी। दूसरा मैंने इसमें एक पार्ट बताया था कि इस आंदोलन का जो तरीका था कि उसमें संगठन और उसके पंपलेट आज के माध्यम से आगे आने वाले सभी आंदोलनों का उसमें एक तरीके से वो पार्ट बन गया था। तीसरा कि इसके संगठनात्मक स्तर पर जो इसका इन्होंने यूज किया था, जो संगठन जो आधार था, वो सभी आंदोलनों के लिए एक आधार का काम करता हुआ चला गया। तरीकों का भी और संगठन का भी यूज आगे सभी ने किया था। चौथा हमने कहा कि महिलाओं का आंदोलन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आने का प्रभावी माध्यम ये बना हुआ था आंदोलन। एनी बेसेंट महोदया पहली बार यहाँ पे आ रही हैं कि प्रवृत्त अधिकृत रूप से यहाँ पे आ रही हैं। पांचवा क्या था, हमने क्या कहा था कि इसमें क्या हुआ, इस आंदोलन की एक खासियत क्या थी कि यह आंदोलन का लक्ष्य एक था, तरीके अलग थे। अलग अलग तरीकों से भी एक लक्ष्य तक पहुंचने का जो एक वो दिखता है, वो यहाँ पे दिखता है। इसलिए आगे वाले आंदोलनों में सबने कहा कि भारत की आजादी मेरा पाने का लक्ष्य है, ये प्रस्ताव जो इससे भी चलो या कोई दूसरा रास्ता भी अपना के तुमको मंजिल पहुंचना तो पहुंच सकते हो। संगठन की जरूरी मतलब लक्ष्य एक होना चाहिए, तरीके भले अलग कर लो। तो इसका भी आधार इसने यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट आप दिखाते चले जाना, जितना और पॉइंट याद आएगा वो आप लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, कर लेंगे आप लोग।
हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला अगला इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? ढाई सौ शब्दों में। जानते हैं ना आप लोग को एक ही तरीके का आंसर क्यों करते हैं? हम अधिकतर 250 शब्दों के आंसर इसलिए लिखा देते हैं कि 150 में उसी को फिर शॉर्ट करना होता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, शॉर्ट करके पॉइंट फॉर्मेट में करके आप आगे बढ़ जाते हो। हम 250 इसलिए लिखाते हैं क्योंकि वहां पे जो चुनौती आती है 150 में भी चुनौती आएगी, लेकिन वो आप इजिली कर ले जाओगे। हम आपको एक चीज, हाँ अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, कई बच्चों का होता है। आप जैसे कहेंगे पर इसमें मैप बनाने का कहाँ पे वो है, तो आपको मैप मैंने बना के बता दिया कि आप मैप बनाइए और ये वाला जो क्षेत्र दिखा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बरार, मध्य प्रांत और महाराष्ट्र और ये तिलक, लेफ्ट पार्ट ऐसे लिख दीजिए अन्य, ये 200 शाखाएं, 200 शाखाएं और एनी बेसमेंट, इतना करके छोड़ दीजिए पूरा मैप ऐसे बना के। ये मैप की गुंजाइश निकाली जाती है। लोग बच्चे कई बार कहते हैं सर आप पॉइंट फॉर्मेट और फॉर्मेट में कराते जाते हैं मैप और डायग्राम। हमने कहा भाई इसी पॉइंट को तुम डायग्राम बना दो, जो शुरुआती हमने पॉइंट बताया उसको तुम डायग्राम भी हाथ पे बना के इस तरह बनाओ। ये भी तो डायग्राम हुआ, 5 पॉइंट आपने दिखाया, यहाँ 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 ये भी डायग्राम हो गया। आप यहाँ पे ऐसे बना के टी डायग्राम, यहाँ पे आप अपना उसको जो हम आपको हेडिंग डलाते हैं हेडिंग यहाँ डाला दो। आप इस तरह का डायग्राम बना दो, इस तरह दिखा दो। आपके ऊपर कॉपी पर डिपेंड करता है, यहाँ पे हेडिंग डालो, इसको यहाँ पे एरो बना के दिखा दो। मैप में हमने कहा यहाँ स्कोप बन रहा, मैप बना के तुम दिखा दो। तो आपको ऑलरेडी पॉइंट में इसीलिए कराते हैं, उसको मैप में ढालना हो, उसको डायग्राम और उसको डायग्राम में ढालना हो तो इजिली ढाल सको तुम। हाँ डायग्राम में हमने क्या कहा, जो चीज डायग्राम में डिपेंड करता है तुम डायग्राम में क्या देखो। जब कहते हैं संक्षिप्त चर्चा कीजिए, संक्षिप्त चर्चा को डायग्राम में बना के दिखा दो। हमने कहा जब समय ना बचे तो डायग्राम में बना के तुम दिखा दो। एग्जाम में एक भ्रांतियां कि भाई डायग्राम, उसमें डायग्राम में नंबर मिलता है, लेकिन डायग्राम अनावश्यक मत डालो, मैप अनावश्यक रूप में मत डालो। ऐसे बना बना के लिखने का प्रयास करो ना। जब समय कम हो तो हमने क्या कहा, ऐसे ढाल दो या इसमें टी डायग्राम बना दो, कोई भी तुम्हारा जैसे आप आना चाहिए। हम अधिकतर मेरा अपना तरीका होता था एग्जाम में, हम वो एग्जाम में जो 150 के शब्दों के होते थे अधिकतर इन डायग्रामों में दिखाते थे और 250 शब्दों में हम पूरा लिख देते थे, क्योंकि 150 शब्दों में स्पेस कम होता है, चीजें ज्यादा लिखने के लिए होती हैं। कर सकते हो, लेकिन जब डायग्राम में दिखा दोगे तो साथ देने की जरूरत नहीं, इतना रखो कि कम शब्दों, हमने क्या कहा जब एक बार कम शब्दों में लिखने की आपकी आदत पड़ जाएगी ना तो इसी में आप स्पष्ट कर दोगे। बस पॉइंट बना के 4 पॉइंट बनाओगे, अपने आप उस लाइन का मतलब समझ में आता रहेगा। उसमें उसमें साल लिखने की जरूरत नहीं, बस कनेक्टिविटी के लिए वो लाइन लिख दो नीचे के लिए। मान लीजिए उसमें 2 डिमांड क्वेश्चन की है, एक तो स्वशासन आंदोलन क्या था और स्वशासन आंदोलन की प्रवृत्तियां, और फिर स्वशासन आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो प्रवृत्तियों को बताओ, उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए आप प्रवृत्तियां हेडिंग डालिए, 5 पॉइंट लिखिए, फिर प्रवृत्तियां में ये चीजें शामिल, उद्देश्य डालिए ये चीजें शामिल थी, नीचे आप उसको कंक्लूड कर दीजिए 150 शब्दों में। 250 शब्दों में आएगा तो आपको लिखते समय आपको पॉइंट बना के एक तरीके से फिर उसको पॉइंट और हेडिंग और सब हेडिंग फॉर्मेट में ही लिखिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वहां पे आपको 3 साढ़े 3 पन्ने मिलते हैं, 4 पन्ने रहेंगे, मतलब अगर एक पेज ले लीजिएगा तो पेज के आगे पीछे लिखा रहेगा, 2 पेज आपको मिलता है। और 200 शब्दों में जो 150 शब्दों में लिखने को होता है केवल एक सिंगल पेज देता है, आगे पीछे में फुल कर दो उसको, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट में तो हम 250 शब्दों में कह रहे हैं, उसमें भी दो, दोनों में दो। पैराग्राफ राइटिंग का जमाना गया, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग पढ़ने होने का टाइम नहीं है। इवन की जो जो आप बुलेट फॉर्म में चीजें लिख रहे हो उसको भी अंडरलाइन करने की आदत डालो, कि उसमें अंडरलाइन क्या, 200 शाखाएं अंडरलाइन करो, 6 शाखाएं अंडरलाइन करो, सब चीजें अंडरलाइन करके आगे बढ़ने का काम करते रहो, ठीक है ना। वो आप जितना जितना तन्मयता के साथ अपनी कॉपी को जितना अच्छा बना सको। मैप में मैंने कहा यहाँ स्कोप बन रहा है, यहाँ दिखा दो। किसमें? यार जैसे क्या होता है जब कॉपी आप देखने लगते हो ना तो एग्जामिनर के लिए ईज हो जाता है, नजर उस पर जाती है। अंडरलाइन करने से कौन डरता है? जिसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हम कहते हैं हम सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं, जब पहला मेंस हम लिख रहे थे तो कई चीजें हम चाहते थे एग्जामिनर का दिमाग ही इस पे मत जाए। तरीका हम बता रहे हैं, जब जहां आपकी तैयारी कम होती है तो आप लिखते हो कि सतही लिख के हम निकल जाएं, तो वहां हम अंडरलाइन करेंगे? नहीं करेंगे। तो अंडरलाइन करने से वही डरता है जिसकी तैयारी कम होती है, क्योंकि वहां लिखते समय कई बार हम पॉइंट लिखते आगे बढ़ जाते हैं, तो हम उसको जानबूझ के देखो। उस समय हम अबोध बालक थे, जिसे एक वर्ड कहा जाता है हिंदी में अबोध होना, ना समझ। एग्जामिनर को थोड़ी तुम मूर्ख बना पाओगे यार, वो कॉपी देखते ही लाइन देखो उसके बाद समझ जाएगा कितनी कमियां है, कितना अच्छा ही आपने लिखा है। हाँ 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 हाँ
हर एक पॉइंट में जो महत्वपूर्ण चीजें हो उसको अंडर लिखते समय अंडरलाइन की आदत बना लीजिए। हालांकि हम कई बार जब छुड़वाते हैं, अगर कोई भी कॉपी हो तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें अंडरलाइन क्या क्या किया जा सकता था। एक कॉपी कोई दीजिए जिसने आंसर लिखा हो। जैसे पहला पहला देखिए, इंट्रोडक्शन में आप बोले क्या क्या अंडरलाइन कर सकते थे आप लोग। देखिए थोड़ा कभी कभी आप लोग पूछते हैं, हम बताते रहते हैं, वो फिर बता देते हैं। पहला था, यहाँ स्वराज का आफर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद एग्जामिनर खुद ही पढ़ लेगा उसके बाद क्या लिखना चाह रहे थे। नीचे एनी बेसेंट, तिलक एवं एस सुब्रमण्यम को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, पॉइंट में आइए। स्वशासन आंदोलन के हेतु उत्तरदायी कारक, रुकिए, राष्ट्रवादियों का एक वर्ग लिखिए और लास्ट में लिखिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना होना। अगले पॉइंट में देखिए, मार्ले मिंटो को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है ना, भ्रम सरकार की निष्ठा से टूटा। ठीक है ना, आगे लिखिए, आगे देखिए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध अंडरलाइन कीजिए। भारतीय संसाधनों का प्रयोग अंडरलाइन कीजिए। कीमतें आसमान छूने को अंडरलाइन कीजिए, छोड़ दीजिए। अगले पॉइंट में आइए, तिलक को अंडरलाइन कीजिए। 1914 में तिलक को अंडरलाइन कीजिए। ट्रू ऑफर की तलाश को अंडरलाइन कीजिए। होम रूल आंदोलन वकालत को अंडरलाइन कीजिए। तीन चीज अंडरलाइन हो गई जल्दी से। वो लिखते समय ही होता है, बाद में पढ़कर अंडरलाइन नहीं होता है। जब आप लिखने लगते हैं ना उसी समय होता है अंडरलाइन। ये सोचिए आप बाद में पढ़ के अंडरलाइन, इतना टाइम होता होता नहीं है, फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हो। वहां 7 मिनट का मौका है, तो आप जब लिखते हो उसी समय अंडरलाइन आप करते चलते हो साथ साथ में। ठीक है ना, ठीक है। एनी बेफेंट अंडरलाइन, आयरलैंड, ठीक है ना, आयरलैंड की थियोसोफिस्ट अंडरलाइन कीजिए और तिलक के साथ मिलकर बस। और बाद में आइए जो इनके अंतर अंतर याद अंतर में अपने लिखिए, इंडियन नहीं, इंडियन होम रूल लीग और ऑल इंडिया होम रूल लीग, बस इतना करिए। ठीक है, पूना मद्रास अंडरलाइन, 6 शाखाएं और 200 शाखाएं को अंडरलाइन, बस इतना। जितना कह रहे हैं उतना बस पॉइंट, और आगे नहीं, एक पूरी कॉपी अंडरलाइन दिखने लगेगी। ठीक है ना, भाषाई आधार पर स्वराज अंडरलाइन, भाषाई आधार पर प्रांत अंडरलाइन, शिक्षा का प्रचार अंडरलाइन, 3 चीज इसमें था। उसमें स्वशासन और राजनीतिक जागरूकता अंडरलाइन, और सुदृढ़ता, और ठीक है ना, सुदृढ़ता का मानक, सुदृढ़ता का मानक बस अंडरलाइन करिएगा, कुछ नहीं। लास्ट में सुदृढ़ता का मानक, यानी बेसेंट में लिखा नहीं, बेसेंट का लीग संगठन सुदृढ़ता के मानक के आधार पर, तो सुदृढ़ता का जो मानक था, मजबूती का जो मानक था, बस। ठीक है ना, अपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ निष्क्रिय, और आगे अपयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों का आधार। वो लाइन देखिए, हमने जो लास्ट में लाइन लिखी थी, अपूर्ण उद्देश्यों के साथ। ठीक है ना, मतलब अब अपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना प्राप्त किया उसके बाद जब भले निष्क्रिय हो गया। तो एक एक शब्दों का महत्व समझिए। जब हम कहते हैं कि हमारी हमारी राइटिंग में, खासकर हम अपने आंसर में इतना जानते हैं कि मेरे आंसर में जो शब्द होते हैं हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ वही स्वतंत्र आंदोलन को नहीं दिखा दी, लास्ट में कर दीजिएगा ना। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। मेरे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा डीपली जब पढ़िए, जब कहा जाता है एक लाइन और हम कहते हैं कि बड़े होता नहीं है, लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे महान नहीं बनते, लोग छोटी छोटी बातों को समझने लगे तब वो महान बनते हैं। तो हमारी क्वेश्चन में जो शब्दों का आता है, जब अपूर्ण उद्देश्यों के साथ निष्क्रिय, तो हर एक शब्दों का महत्व है। हमने यहाँ लिखने के लिए कुछ और, लेकिन एक उद्देश्य में अपूर्ण रहा है, लेकिन निष्क्रिय होने के बावजूद भी अपना सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं अपने 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 उद्देश्यों में असफल रहने के बावजूद। तो इसमें क्या हो सकता है, इफ देखिए 2 वर्ड है, आप लोग देखिए तब आप शब्दों का महत्व समझिए। असफल, के अपूर्ण प्राप्ति, मतलब प्राप्त तो हुआ लेकिन अपूर्ण हुआ है, वहां पे पूरी तरह असफल तरीके से दिख रहा है।
तो इस तरीके से एक तो हम कह रहे हैं कि आगे आंदोलन आने के लिए आधार बन रहा हो, दूसरी जगह हम कह रहे हैं वहां पे एक लाइन लिख दे अपने असफल हो गया, जो असफल हो गया उसको तुम आधार बना रहे हो, इसका मतलब केवल उसके अनुभव लेके जा रहे हो, इसका मतलब उसके तथ्यों को तुम छोड़ दे रहे हो। असफल लोगों का अनुभव ही लिया जाता है। अगर हमारे यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे अब अगर अनुभव बता रहे हैं उसको लेके जाओगे, लेकिन कहेंगे अपूर्ण उद्देश्यों वाली जो बात हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके जो अपूर्ण जो उद्देश्य जिसमें वो सफल हुआ है उसके जो तत्व थे उसको आगे आने वाले जो है आंदोलनों का वो आधार बन गया है। वो कहना ज्यादा अच्छा लगता है किसी आंदोलन के जो भारत में चलाया गया है इन कंपेरिजन, क्योंकि कोई भी आंदोलन ना तो पूरी तरह असफल हुआ होता है और ना तो कई बार पूरी तरह सफल होता है। 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कई आंदोलनों का जो आधार वो कमजोर भी होता है। तो वहां पे लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, वही तो सीखने आप लोग यहाँ पे आए हो ना। तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा कि शब्दों का बहुत महत्व हम खासकर अपने राइटिंग में तो रखते ही हैं, और ये आपको जब आप आंसर लिखने लगोगे उसमें बड़ी मदद करेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। हम लोग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और देखते हैं जो लिख रहे थे। स्वशासन 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 आंदोलन स्वशासन आंदोलन पूरी तरह असफल रहा, पूरी तरह असफल रहा। जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह असफल रहा, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति निष्फल होने के चलते निसफल होने के चलते आगे होने वाले आंदोलनों की मदद नहीं कर सका। या राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों की मदद नहीं कर सका। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इसमें आप लोग लिख ले जाओगे बच्चों। एक बात क्या कर रहा, आलोचनात्मक टिप्पणी करने की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलोचनात्मक टिप्पणी करने की बात कर रहा। यहाँ पे क्या करवा रहा, आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचना करवा रहा है। अब क्वेश्चन में कुछ और व्याख्या करवा सकता था। आप लोग बताते चलिएगा, जो बच्चे हैं यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है। आप लोग जवाब देते चलिएगा, जो बच्चे ऑनलाइन भी हैं। क्या व्याख्या करवा सकता था, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस और नो। ठीक है, स्पष्ट करवा सकता था, सोच के बताइए। ठीक है, टिप्पणी करवा सकता था, टिप्पणी करवा सकता है। ठीक है, टिप्पणी किसी चीज पे कर दो यार, हम असंतुष्ट है तुम पे, हम तुम्हारे पढ़ाने से संतुष्ट नहीं है, सीधे टिप्पणी कर दो। टिप्पणी करना तो सबका मूल अधिकार है ना, यहाँ बैठ के खड़े होकर तुम लोग कोई भी चर्चा कोई भी टिप्पणी कर सकते हो, सही हो या गलत हो, ठीक है ना। उसके बाद आलोचना टिप्पणी हो गया, व्याख्या हो गया, स्पष्ट हो गया। हम आप लोग की समझ देखना चाहते हैं, जो हम समझाना चाह रहे हैं आप वहां पहुंच रहे हो, या क्वेश्चन लिख देना उसको आके यहाँ लिख के चले जाना मेरा उद्देश्य नहीं है। 5 क्लास 4 क्लास जितनी भी क्लासें मॉडर्न इंडिया समाप्त होने को आई हैं, जो भी काम कराएंगे उसमें मेरा उद्देश्य होगा कि आप लोग को पारंगत करना, समीक्षा करना हो सकता है,
मूल्यांकन करना हो सकता है, परीक्षण करना हो सकता है ना भाई। मूल्यांकन परीक्षण जांच तो हम कर ही सकते हैं, तुम जो कह रहे हो सही है गलत। स्पष्ट करना, व्याख्या करना नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और सारी चीजें लगभग लगभग सेट बैठ सकती है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आलोचनात्मक टिप्पणी करवाएगा। अब देखिए, जब आलोचनात्मक टिप्पणी करवाना होता है बच्चों, तो आलोचना का पक्ष ही भारी होता है। पक्ष खोलोगे उतना जितना जरूरत है, मतलब शॉर्ट में 20%। इनका पक्ष ए है, लेकिन इसकी हम पूरी आलोचना कर रहे हैं। उनको बहुत 5 पॉइंट 4 पॉइंट बहुत शॉर्ट में, जैसे डायग्रामेटिक बेस पे बना दो इनका पक्ष, ठीक है ना। असफल होने का पक्ष कि 1919 में इसको पूरी तरह समाप्त हो गया। उसके बाद ये आंदोलन पूरी तरह समाप्त हुआ, तिलक अलग और तिलक की मृत्यु हो गई, यानी ने अपूर्ण उद्देश्य को ही पूर्ण उद्देश्य समझकर इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। लगभग 1919 तक आते आते 16 में बना और 1919 तक आते आते सारे शाखाएं लगभग लगभग निष्क्रिय हो चुकी थी। इसकी अपूर्णता या इसको या आगे आए आंदोलनों में किसी प्रकार का इसके उसको नहीं दर्शाता है। लेकिन उसके बाद क्या है, क्योंकि आलोचनात्मक टिप्पणी करना, इसलिए हर एक पॉइंट खोलते चले जाओ कि भाई एक तरीके से पूर्णता असफल रहा। हमने कहा पूर्णता असफल नहीं रहा, भले 1919 के अधिनियम में लाया गया, लेकिन इसकी मांग को ही देखते हुए केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विषयों का अलग किया गया था कि नहीं किया गया था। भले इनको बहुत महत्वपूर्ण अधिकार इन भारतीयों को नहीं दिए गए, लेकिन अधिकार तो दिए गए, तो पूर्णता असफल तो नहीं रहा है। तो शासन की मांग भलता पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन प्रांतीय स्तर पर जो केंद्रीय स्तर पर इन्होंने प्रांतीय स्तर पर तो सरकार गठन की भी इन्होंने छूट दे दी थी। केंद्रीय स्तर पर भले 1935 में इन्होंने द्विपदनी विधायिका की व्यवस्था की थी, लेकिन अपूर्ण रूप से तो काम कर ही रहे हैं। तीसरा बात क्या है कि यह उद्देश्य भारतीयों को जागृत करने का था। भारतीय इस पे जागृत हुए हैं, क्योंकि 1919 तक आते आते जब सभी लोग एक तरीके से अंग्रेजों के मार्लियामेंट और सुधार की जो नीतियां थी उससे भी रूबरू हो गए हैं, तो अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल कहाँ रहा भाई। लोगों को जगाना ही तो उद्देश्य था, इनको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य था। तो शिक्षा को लेकर भी 1919 के अधिनियम के बाद चीजें और भी ज्यादा हुई, लोग उसकी मांग करने लगे। भारतीय जो है प्रांत जो है मातृभाषा में शिक्षा, इसकी वकालत बड़े बड़े नेता भारत में करने लगे, ठीक है ना। और भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग अब लगातार जोर पकड़ती चली गई। 28 तक आते आते स्थिति क्या हो रही है, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर भाषा ने किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। क्योंकि प्रांतीय स्तर पर भाषा के आधार पर जो कमेटियां गठित हो रही हैं, तो अब कांग्रेस की एक आवाज सभी की आवाज बनती जा रही है, ठीक है। आप लोग जान जाओगे तो इस हाँ मदद को फिर, चूंकि दूसरा पार्ट है, जो कि इसने कहा कि पहला पार्ट तो यही खोले कि पूर्णतः असफल रहा है, असफलता वाला पक्ष काट दिया तुमने, क्योंकि 80% लिखना है इस दोनों तत्वों पे आलोचना करने पे। तो फिर तुमने 4 पॉइंट 3 पॉइंट का 10% में चीजें खोल दिया, 80% फिर आलोचना ही आलोचना करते चलिए। तरीका सीख लो, बड़ी यूनिक चीजें आप लोग को देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अब इसके आंदोलन की किताबों की दुनिया में नहीं पाओगे, जाके पढ़ लेना दुनिया कोई किताब उठा के, वहां सब चीजें नहीं मिलेंगी। जो खोल रहे हैं ये अपनी सारी किताबों का जो आप पढ़ते हो चीजों करते हो उसका ये जोड़ यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। अब और जब आप राइटिंग करोगे कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उसमें मदद करेगी सब चीजें जो आपको पॉइंट दे रहे हैं। अब क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की मदद नहीं कर पाता, वही पीछे वाला आप सारा आधार दीजिए कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का ये पार्ट बना था, कैसे। वही हमने कहा नहीं था कि जो सारे पॉइंट पीछे मैंने बताए थे कि इसमें महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से, आगे पंपलेट संगठन, सारी चीजें हम बता रहे हैं। एक तरीके से आगे आंदोलनों के लिए पूरा संगठन का आधार तैयार करने वाला जो था, भले निष्क्रिय हुआ, लेकिन एक बार वो आंदोलन का आधार तैयार था, उसको सक्रिय करने की जरूरत थी। महात्मा गांधी ने उसे पूर्णतः सक्रिय करने का प्रयास किया। वो सारे क्वेश्चन देखो यार, शासन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, तो वहां पे बनने वाले सारे क्वेश्चन वही होते हैं, बस अपनी चीजों को आप लिखोगे, सारी चीजें, वो सारे पॉइंट जोड़ देना वहां पे मिल जाएंगे। तो आप लोग समझ गए ना, उसी पीछे के पॉइंट में जो हमने कहा था उसकी मदद किया था, उसमें कर देना था आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बैठो संतोष, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। किसमें आलोचना करना क्या होता है, यही तो अभी देखो, यही तो समझाने का प्रयास हर क्वेश्चन के पीछे, इसलिए हमने कहा एक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करना है जब आलोचना करने का, मान लीजिए कोई इनका आपको कहा जाए कि आरिफ जो है अब विकास की आलोचना करेंगे, तो आप फिर वही बता रहे हैं, समझने का प्रयास। आरिफ विकास की आलोचना करेंगे, विकास की बुराई शुरुआत में सब कुछ बताना शुरू कर देंगे, तो उनका पक्ष क्या बाद में बताएंगे, तब तो इनकी प्रशंसा करना हो गया ना। तो फिर उसका सारी आलोचना को आप अंतिम में आके काट दिए ना। अगर आप किसी की 5 बुराइयां बताइए और बाद में कहिए व्यक्ति तो बहुत अच्छा था, ये सब बुराइयां इसकी वैसे हो गई थी, ये बुराइयां इसलिए, तब तो आप उसकी बुराइयों को करेक्ट हटा के फिर उसके पक्ष वाली बात को ही समझा रहे हो। तो पहले इनकी आप अच्छाइयां बताओगे, तब इनकी सारी बुराइयां बताओ, क्योंकि इनकी आलोचना ही आपको अंतर्गत करना है। तो पक्ष का पोर्शन 2 3 4 पॉइंट बहुत कम बता के 80% इनको फिर इनकी आलोचना करो, 90% तक करो, 10% फिर आधार के लिए कर लो। चूंकि विकास अच्छा था, क्योंकि पर डे क्लास आते थे,
बहुत सक्रिय स्टूडेंट थे क्योंकि हर एक चीजों को बहुत बारीकी से समझते थे, बट इसके बाद सारी इनकी आलोचना करते चले जाओ। समालोचना मतलब समान आलोचना, 50% इनका अच्छाई बताओगे, 50% की बुराई बताओगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पर। अगर क्वेश्चन की डिमांड गांधी जी को लेके है और कहेगा समालोचना करो, तो गांधी जी की कमियां पहले बता के अच्छाई बाद में बताओगे। बैलेंसिंग रहेगा, लेकिन कई बार समालोचना के बाद आप जो कंक्लूजन देते हो उसमें गांधी जी के बारे में आ गया, निष्कर्ष में आप पॉजिटिव भी लेके जाओगे, पक्ष लिखना पड़ेगा। वही किसी पे हो पक्ष, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के मूड पे। हमने कहा क्वेश्चन कैसा आया हुआ, क्वेश्चन के आधार पर समालोचना में पहले आलोचना को करना ज्यादा उचित है, कैसे कैसे उसके पक्ष लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डिपेंड करेगा किस फेज का क्वेश्चन है, अंग्रेजों के बारे में, भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, गांधी के बारे में, वो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी भी टेल वर्ड में कोई समस्या? बैलेंस करिए ना, उनको क्रिटिसिज्म, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, या कहिए इतिहासकारों का यह पक्ष कहीं ना कहीं गांधी जी के केवल एक विचार को या गांधी जी के केवल एक पक्ष को दिखाता हुआ प्रदर्शित होता है। वास्तव में गांधी जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि इन्होंने इस तरीके की ये चीजें की। ठीक है ना, उनका हाँ जैसे आपने कहा कि अंग्रेज, हमने कहा अंग्रेज जहां भी आएंगे तो वहां तुलना बचता ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को और गांधी जी को पहली बात आप तुलना नहीं कर पाओगे। आपका क्वेश्चन होता कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में कहते, तब तुलना का पक्ष आता, तब हम क्या करते। तो हम जब गए थे तुलना का पक्ष एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजों पे कहोगे तो वहां पे उनकी बुराई लिखोगे या उनका पक्ष लिखोगे, कि हम तुलना कर ही नहीं सकते हैं। अंग्रेज जहां पे थे वहां गांधी जी उनके मुकाबले बहुत आगे थे। अंग्रेज और गांधी ने, आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, आप जो आप पूछना चाह रहे हो वो ज्यादा अच्छी तरह समझोगे जब एक जगह रख दोगे कि इनकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर की और गांधी जी पे इनकी तुलना कीजिए, इनके व्यक्तित्व की तुलना कीजिए। तो दोनों व्यक्तित्व महान है, लेकिन दोनों व्यक्तित्व की महानता का आधार अलग अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक तरीके से इनका था कि आप एक तरीके से सार्वभौमिक शिक्षा की बात करते थे, और एक तरीके से पश्चिमी शिक्षा को भी आगे शिक्षा का एक तरीके से समझना सीखने का आधार बनाना चाहते थे। गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा की बात करते थे। ठीक है ना। और अच्छा, कल हम यूनिवर्सिटी में थे तो एक मैम ने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को लेके एक बात और उन्होंने की कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि हम अगर मुझे जो है सोशल हार्मोनी और राष्ट्रवाद पे किसी एक का पक्ष लेना होगा तो मैं सोशल हार्मोनी का पक्ष लूंगा, राष्ट्रवाद का पक्ष नहीं लूंगा। तो एक बढ़िया एक पक्ष था, लेकिन अब वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोशल हार्मनी और राष्ट्रवाद को थोड़ा अलग अलग करके देखा। उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर देखा कि कई बार राष्ट्रवाद के चलते सोशल हार्मनी भी प्रभावित होती है। जैसे आज के समय में भी तो यही है ना, आज के समय सोशल हार्मनी तो डिस्टर्ब होती है जब राष्ट्रवाद की बात होने लगती है। ये माना जाता है कि राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद बदलता है, अपनी चीजें सही और पारा पक्ष गलत। तो वहां की आज के समय में बड़े प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि सोशल हार्मनी पे गुजरता हुआ राष्ट्रवाद मुझे मंजूर है, लेकिन सोशल हार्मनी के तर्ज पर मुझे राष्ट्रवाद मंजूर नहीं है, मतलब सोशल हार्मनी की कीमत पर मुझे राष्ट्रवाद मंजूर नहीं है। तो हमने वही कहा कि रही बात इनकी तुलना का हम चल रहे थे कि जब तुलना करने लगेंगे शिक्षा को लेकर, अब शिक्षा में सार्वभौमिक शिक्षा को क्यों प्राप्त करके कहां लक्ष्य एक ही है। गांधी जी ने तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर की बाद में जब डिबेट होने लगा तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर बाद में एक ही चीज पे हुए, एग्री हुए कि साहब हम लोग के लक्ष्य एक ही है, रास्ते भले अलग हो सकते हैं। अंतोगत्वा भारत की स्वतंत्रता लक्ष्य दोनों का था, लेकिन हमारे रास्ते अलग और आपके रास्ते थोड़ा सा अलग है। यही तो कहते हैं विचारों की विविधता। वहां पे तुलना करिए कि ये सार्वभौमिक और पश्चिमी शिक्षा को समझने की बात क्यों करते थे। ये कहते थे कि अगर उन पे लड़ना है, उनको उसका जवाब देना है तो पहले उनको जानो, उनको सीखोगे तभी उनका जवाब दे पाओगे तुम। और हो सकता है कई अच्छी चीजें पश्चिमी शिक्षा में मौजूद हैं, उसको भी हम कल्टिवेट करके अपने यहाँ ला सकते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं है। रूढ़वादी जात प्रथा और जाति व्यवस्था, इन सब चीजों का जो नया ये सब दौर है, ये सब चीजें टूटेंगी अगर हम पश्चिमी की कुछ अच्छी चीजें ला रहे हैं, उसको ले आए हम अपने यहाँ पे। तो आप बताइए कि इनका शिक्षा का आधार ये था, लेकिन ये इस आधार पे चीजें लाना चाहते थे। फिर गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा का आधार इसलिए देना चाहते थे। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि भाई मातृभाषा में लोग ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी सोच डेवलप हो पाएगी, उनको शिक्षित करना आसान हो पाएगा, क्योंकि अपनी मातृभाषा में चीजों सीखना आसान होता है इन कंपेरिजन टू दूसरी भाषा को आप पहले अपना बनाने का प्रयास करिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से शिक्षा का हो गया। शासन के स्तर को लेकर दोनों का पक्ष अलग था। ठीक है ना, शासन के स्तर को लेकर दोनों का पक्ष अलग था। तो इसको लेके आप बताइए शासन के स्तर को लेकर दोनों का पक्ष क्या रहा है, दोनों का अलग अलग। तो तुलना करेंगे तो दोनों की तुलना इस प्रकार पे अलग अलग करेंगे, एक ही सम पॉइंट पे। भले चीजें अलग हैं, लेकिन इस भाई बताइए कहाँ ले जाना चाहते हैं इस तरीके पे, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं इस तरीके पे, तब तुलना का एक तरीका ये होता है।
ठीक है। और इस तरह जैसे इनकी तुलना का पॉइंट है तिलक यानी बेसेंट का, तो स्पष्ट रूप से भाई शाखा में जहां जहां भी अंतर दिख रहा है वहां दिखाइए और लक्ष्य बताइए, लक्ष्य का अंतर बताइए, चीजें आगे बढ़िए और फिर लास्ट दे दीजिए। भले दोनों अलग थे लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आप लोगों का, अच्छे से कर ले जाओगे क्वेश्चन। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। बनाने के लिए जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना करते हैं, लेकिन जितना पॉइंट इसमें बता दिया आप लोग को इसको रखिएगा। स्वशासन आंदोलन स्वराज आंदोलन पे बनने वाला प्री या मेन का क्वेश्चन इसके बाद से नहीं गुजरेगा, ये बस जान लीजिए। ठीक है ना, इतना आप लोग समझिए कि इसके बाद से उसका कोई प्री का भी क्वेश्चन नहीं गुजर सकता है। आगे निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के पास उस पे ऐप पे है ना, स्वदेशी आंदोलन का ही है। ठीक है, क्या है दूसरा क्वेश्चन? स्वदेशी आंदोलन वाला ही है, हाँ?